हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें अभी हम लोग सामाजिक समूह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अपने पिछले लेक्चर में हम लोग सामाजिक समूह के बारे में विभिन्न विचारकों ने अपने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं उसके बारे में चर्चा किए थे। और सामाजिक समूह अर्थात सोशल ग्रुप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में चर्चा किए थे। आज इसी कड़ी में हम लोग समूह के निर्माण के आधार कौन कौन से होते हैं या इसके निर्धारण के लिए आधार क्या क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो समूह के निर्माण के आधारों में हम सामान्य उद्देश्य ले सकते हैं कि सामान्य उद्देश्य अगर है तो समूह का निर्माण हो सकता है। सामान्य हित होता है, समूह चेतना की भावना पाई जाती है, शारीरिक समीपता होती है, समान भाषा होता है, सामान्य निवास होता है। इन सभी का हम उल्लेख कर सकते हैं। अभी समझ लेते हैं कि आखिर में ये कैसे है। समूह के निर्माण के आधार, आखिर में समूह कैसे निर्माण होता है, इसके पीछे का बेस क्या है, आधार क्या है। तो अगर एक सामान्य उद्देश्य है हमारा, तो जितने लोगों का एक सामान्य उद्देश्य होगा उनका एक ग्रुप बन जाएगा। सामान्य अगर हित है तो भी एक ग्रुप बन जाएगा। समूह चेतना पाई जाती है, अगर किसी एक ग्रुप में समूह चेतना पाई जा रही है तो भी ग्रुप का निर्माण हो जाएगा। शारीरिक समीपता अगर पाई जाए कुछ लोगों में कि शारीरिक समीपता है, कुछ लोग आसपास में रहते हैं, तो फिर समूह का निर्माण हो जाता है। एक भाषा के जो लोग होते हैं उनमें भी एक समूह का निर्माण होता है। या फिर सामान्य निवास, अगर एक ही जगह पे लोग निवास करते हैं एक निश्चित जो भौगोलिक क्षेत्र में, तो भी समूह का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे सोरोकिन और जिमरमैन साथ में गेल्पिन ने भी ये तीन नाम आप लोगों को समूह के निर्माण के आधार के लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताए हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे। सोरोकिन, जिमरमैन और गेल्पिन ये तीन विचारक हैं जिन्होंने समूह निर्माण के निम्नांकित आधारों का उल्लेख किया है। पहला है रक्त संबंध अथवा एक ही पूर्वज में विश्वास। अगर ये पाया जाता है कि रक्त संबंध है या फिर एक ही पूर्वज में विश्वास है तो समूह का निर्माण हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कि विवाह से भी समूह का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट है कि जादू टोने या फिर धर्म में समान विश्वास अगर पाया जाता है तो भी एक समूह का निर्माण होता है। अगर जादू टोने में किसी का विश्वास है तो जितने लोग ऐसे लोग होंगे जिनका जादू टोने में विश्वास होगा उनका एक ग्रुप बन जाएगा। ऐसे ही धर्म में अगर समान विश्वास है, जैसे कि हिंदू धर्म की बात करें या फिर सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म की बात करें, तो जिनके समान विश्वास होते हैं चाहे वो किसी भी धर्म का है तो उनका अपना एक समूह होता है। समान भाषा, तो फिर एक समूह का निर्माण हो सकता है। सामान्य रीति रिवाज तथा रूढ़ियाँ भी अगर हैं तो एक समूह का निर्माण हो सकता है। एक ही भूमि का स्वामित्व अगर देखा जाए तो एक अगर जियोग्राफिकल एरिया है उसी में अगर बहुत सारे लोग अगर निवास कर रहे हैं और इस भूमि पे सबका स्वामित्व है तो फिर समूह का निर्माण हो सकता है। पड़ोस है, पड़ोस से एक ग्रुप बनता है। सामान्य अगर व्यवसाय की बात करें कि जैसे कि कुछ लोग कपड़े का व्यापार करते हैं या फिर कुछ लोग जो और भी मशीनें हैं या कल पुर्जे होते हैं उनका व्यवसाय करते हैं, या फिर कुछ लोग जैसे पेंट का व्यवसाय या फिर स्टेशनरी का, कापी किताबों का जो दुकान करते हैं, तो इस प्रकार का जो अगर देखा जाए एक समान व्यवसाय के जो लोग होंगे उन लोगों का एक ग्रुप होगा। अगर मानते हैं कि कोई स्टेशनरी की शॉप है जहाँ पे कापी किताबें बिकती हैं तो उनका अपना एक ग्रुप होता है। सारी जो आसपास की दुकानें होंगी सबका एक ग्रुप होगा। उसी प्रकार से जैसे कि अगर कपड़े की दुकान है तो जितने भी कपड़े के दुकान वाले लोग होंगे या जो लोग भी उससे संबंधित होंगे तो उनका अपना एक ग्रुप होगा। तो इस प्रकार से एक अगर सामान्य व्यवसाय के लोग हैं तो फिर उनका भी एक ग्रुप बनता है। सामान्य उत्तरदायित्व अगर है तो भी एक ग्रुप बन जाता है।
एक ही स्वामी के अधीन अगर कार्य करते हैं लोग तो उनका भी एक ग्रुप होता है। अगर ये हम मान लेते हैं कि कोई एक खेत है और उसका मालिक कोई एक जमींदार है और उसके अंतर्गत जो बहुत सारे मज़दूर लोग काम करते हैं तो वो लोग भी एक अपना ग्रुप का निर्माण कर लेते हैं। इसी प्रकार से एक सामाजिक संस्था से संबंधित होने से भी ग्रुप का निर्माण होता है। पारस्परिक अगर सहयोग की भावना पाई जाती है तो वहाँ पे भी एक ग्रुप का निर्माण होता है कि लोग एक दूसरे को जहाँ हेल्प कर रहे हैं तो वो उन्हीं का ग्रुप बन जाता है। सामान्य शत्रु का भी एक ग्रुप का निर्माण हो सकता है। जैसे कि अगर किसी से दुश्मनी है या शत्रुता है तो इस प्रकार के अगर एक ही व्यक्ति से कई लोगों का है तो उनका भी अपना शत्रुता वाला एक व्यवहार का जो ग्रुप रहेगा वो देखने को मिलेगा। साथ साथ रहकर कार्य करते हैं जो लोग, उनका भी अपना एक ग्रुप बन सकता है। तो ये जो 14 पॉइंट आप लोगों को दिखे ये सभी के सभी ग्रुप निर्माण करने के आधार हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को ये मिल रहा है कि मर्टन ने समूह निर्धारण के 26 आधारों का उल्लेख किया है। तो ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है, इसलिए आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट ज़रूर लगा लीजिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग समूहों के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। तो अगर समूहों के वर्गीकरण की बात करें तो कुछ आधारों पे समूहों का वर्गीकरण किया गया है और उनसे संबंधित कुछ विचारक हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि सदस्यों की संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो सीमेल, जॉनसन्स और होमन्स, मैकाइवर एवं पेस ने भी सदस्यों की संख्या के आधार पर समूहों का वर्गीकरण किया था। तो सीमेल, जॉनसन, होमन्स की एक बुक है द ह्यूमन ग्रुप्स। एक मिनट, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। ह्यूमन ग्रुप्स, इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से सदस्यों की संख्या के आधार पे उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी संख्या में अगर कोई ग्रुप होता है और उसका अगर हम विभाजन कर दें या वो विघटित हो जाएं, जैसे धर्म के नाम पे बहुत बड़ा अगर कोई धर्म है, चाहे वो हिंदू रिलीजन की बात करें या फिर मुस्लिम रिलीजन की बात करें या फिर हम सिख रिलीजन की बात करें, तो उन लोगों में भी एक छोटे छोटे डिफरेंसेस या अंतर पाए जाते हैं और फिर वो छोटे छोटे ग्रुप में एक समानता लिए हुए बटे हुए होते हैं। तो होमन्स ऐसा कहते हैं कि जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं उनमें ज़्यादा सुदृढ़ता देखने को मिलती है। वहीं पे मैकाइवर एवं पेस ने एक राष्ट्र लेवल पे बहुत बड़े ग्रुप की कल्पना की है। इन्होंने कहा है कि एक राष्ट्र जो है वो भी एक समूह हो सकता है। तो मैकाइवर एवं पेस ने बहुत बड़े बड़े ग्रुप को लेकर उन्होंने ये कल्पना की थी। वहीं पे इनको क्रॉस करते हुए मर्टन ने कहा है कि राष्ट्र को हम एक ग्रुप इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि अगर इस जैसे एक यहाँ पे हमने एक इमेज बना दिया कि ये मान लेते हैं कोई एक राष्ट्र है, यहाँ पे ये हमने मान लिया कि ये कोई एक राष्ट्र है, इसमें बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं। तो यहाँ का जो व्यक्ति है उसका इस व्यक्ति से कोई इंटरेक्शन अर्थात अंतःक्रिया नहीं होती है और वो उस व्यक्ति को जानता तक नहीं है। फिर हम कैसे मान सकते हैं कि उनके में जो एक हम की भावना है या एक अपनेपन की बात आती है कि हम एक ही राष्ट्र के निवासी हैं, तो उसमें ये हमें अभाव देखने को मिलता है। तो इसलिए मर्टन जो है वे मैकाइवर एवं पेस की जो ये बात है कि राष्ट्र जो होता है वो एक समूह ही होता है, बड़ा समूह होता है, उसको ये खारिज करते हैं, वो नहीं मानते हैं या फिर अस्वीकार करते हैं। वहीं पे मैकाइवर एवं पेस ने कहा था कि राष्ट्र इसलिए एक समूह माना जाएगा क्योंकि चाहे वो व्यक्ति यहाँ का हो चाहे वो व्यक्ति यहाँ का हो, अगर भारत की हम बात करें, अगर इसको हम भारत के रेफरेंस में ले लें तो
तो चाहे वो कोई व्यक्ति केरल में हो, जो कि भारत के नक्शे में सबसे नीचे वाले पॉइंट पे आएगा, या फिर अगर हम लद्दाख की बात करें, या फिर अगर हम ईस्ट में चले जाएं तो हम मेघालय की बात करें, या फिर इधर गुजरात की बात करें, तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी एरिया में रह रहा हो, उसमें एक भारतीय होने की भावना पाई जाती है। इस प्रकार से एक राष्ट्र भी जो होता है वो एक बड़े समूह का निर्माण करता है। लेकिन उसी को क्रॉस करते हुए मार्टिन ने कहा था कि ये जो व्यक्ति यहाँ पे केरल में है और ये जो लद्दाख में है, ये एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं, तो फिर इनमें हम कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों व्यक्ति मिलकर एक समूह का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे अस्थायित्व के आधार पे समूह को अस्थायी और अस्थायी समूह के रूप में भी विभाजित किया जाता है। अब अस्थायी समूह हम किसे बोलेंगे, तो जैसे वे समूह जो कि हमेशा बने रहते हैं, जैसे कि अगर अस्थायी समूह में हम उदाहरण लें तो परिवार है, परिवार का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। या फिर अगर हम शिक्षा संस्थानों की बात करें तो इसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है, तो इसको हम अस्थायी रूप में ले लेंगे। वहीं पे अस्थायी की बात करें तो जैसे कि श्रोतागण लोग हैं, या फिर कहीं पे कोई भीड़ है, वो जो होती है वो अस्थायी होती है, कुछ समय के लिए वहाँ इकट्ठी होती है और फिर वो समाप्त हो जाती है, या अर्थात वहाँ से लोग तितर बितर होके हट जाते हैं। इन दोनों के बीच में, अस्थायी और अस्थायी के बीच में, बॉटोमोर ने अर्ध समूह या फिर आभासी समूह की कॉन्सेप्ट को दिया है। अब अर्ध समूह या फिर आभासी समूह क्या होते हैं, तो अगर इन्होंने कहा है कि जो एक अस्थायी समूह है और एक अस्थायी समूह है, इन दोनों के अलावा इन दोनों के बीच की स्थिति में हमें एक अर्ध समूह या फिर आभासी समूह भी देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम आयु समूह की बात करें, अगर एक ही उम्र के लोग हैं जो, उनका भी अपना एक ग्रुप है। अगर किसी को हम मान लें कि 18 वर्ष के लोगों का एक समूह है, तो 18 वर्ष के लोग पूरे भारत में या पूरे विश्व में कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, लेकिन 18 वर्ष के लोगों का भी एक समूह हमें देखने को मिलेगा। या फिर हम ये कहें कि लिंग समूह अगर देख लें, एक मिनट, अगर हम लिंग समूह की बात करें तो लिंग समूह में हम देखें तो जो महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं या फिर थर्ड जेंडर की बात करें तो इनका भी समूह देखने को मिलता है। जबकि लोग एक दूसरे से, जैसे महिला जो ग्रुप है वो ऐसा नहीं है कि सभी महिलाएं एक दूसरे को जानती हैं, लेकिन महिला समूह का निर्माण हुई करती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बॉटोमोर का दिया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है कि आभासी समूह या फिर अर्ध समूह की अवधारणा किसने दी थी। अब यहाँ पे अंतः समूह एवं बाह्य समूह की बात कर लेते हैं। तो ये जो अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा है ये समनर के द्वारा दी गई थी। ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। और ये जो अंतः समूह एवं बाह्य समूह है, ये अवधारणा हम की भावना के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारे अंदर या किसी एक समूह के अंदर हम की भावना किस प्रकार की दिखाई देती है। उसी से हम यह डिसाइड करते हैं कि ये अंतः समूह है या बाह्य समूह है। जब हम जिस समूह में रहते हैं उसको हम अंतः समूह कहते हैं और हमारे समूह से बाहर जो दूसरा समूह होता है उसे हम बाह्य समूह कहते हैं। इसमें जो होता है ये हम की भावना पाई जाती है, अंतः समूह में ये हम की भावना होती है। जबकि अगर बाह्य समूह की बात करें तो बाह्य समूह में वे की भावना होती है। तो इसे हम समूह या वे समूह भी कहा जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट जो दिया गया है ये समनर के द्वारा है या फिर विलियम ग्राहम समनर के द्वारा है। अब यहाँ पे आगबर्न एवं निमकाफ ने भी अंतः समूह एवं बाह्य समूह की बात की है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये 3 ऐसे विचारक थे जिन्होंने हम की भावना के आधार पे समूह का वर्गीकरण किया था। तो इन्होंने
आगबन एवं निमकाफ ने भी कहा था कि जो अपना ग्रुप होता है लोगों को उसके प्रति ज़्यादा लगाव दिखाई देता है, जबकि दूसरा जो ग्रुप होता है वही बाह्य समूह होता है उसके प्रति हमारी विरोधी भावना दिखाई देती है। वहीं पे रॉबर्ट बीरस्टीड ने कहा है कि जो हम समूह होता है उसमें अगर हम देखें तो एक अपनेपन की भावना हमें दिखती है और उसमें हमको डिफरेंसेस भी दिखाई देते हैं। कैसे? जैसे कि अगर हमारा ये हम समूह है, मतलब कि हमारा अंतः समूह है, इसे इन ग्रुप कहते हैं। इन ग्रुप, जो इन ग्रुप है अर्थात अंतः समूह है, उसमें बहुत सारे लोग हैं और इसको हम अंतः समूह कह रहे हैं। लेकिन इसमें जो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इन सब में कुछ न कुछ हमें अंतर भी दिखाई देगा। इसमें कुछ ना कुछ हमको डिफरेंसेस लोगों में दिखाई देंगे। लेकिन वहीं पे जब हम अपनी नज़र से अर्थात अंतः समूह के नज़र से हम बाह्य समूह को देखेंगे, ये हमारा आउट ग्रुप हो गया। जो ये आउट ग्रुप है तो इसके जितने लोग हमें दिखाई देंगे ये सभी हमें आउट ग्रुप में एक जैसे दिखाई देंगे, क्योंकि मुझे उसमें अंतर नहीं दिखाई देगा। तो इस प्रकार से इन्होंने, रॉबर्ट बीरस्टीड ने कहा था कि जो अंतः समूह होता है उसमें लोग हम की भावना के साथ रहते हैं और उनको अपने अंदर जो अपना खुद का अंतः समूह है उसमें अंतर दिखाई देते हैं। लेकिन जो वहीं से हम आउटर ग्रुप को हम देखते हैं जब, तो वो हमें एक जैसे दिखाई देते हैं। अब जैसे कि अगर हम किसी एग्जाम्पल को ले लें कि हम किसी दूसरे समूह को देखेंगे तो हमको ये दिखाई देगा कि अगर क्रिकेट टीम की ही बात कर लेते हैं तो जैसे मान लेते हैं कि आपका CSK, अगर मान लेते हैं चेन्नई सुपर किंग जो है, और फिर इसी के साथ हम बेंगलोर की जो टीम है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इससे क्या है कि ये दोनों क्रिकेट टीम जो है, या मुंबई इंडियंस की बात कर लेते हैं, तो दोनों जो टीम है एक टीम में अपने में जो जितने क्रिकेटर्स हैं या बॉलर्स हैं उनको अपना एक इनर ग्रुप दिखेगा कि हम इन ग्रुप हैं, अर्थात हमारा अपना एक ग्रुप है। लेकिन उसमें जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनमें अपने में कुछ डिफरेंसेस भी होंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम जब मुंबई इंडियंस की बात करेंगे और मुंबई इंडियंस को जब CSK देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि अरे वो तो वाह ग्रुप है और वो सभी यूनिटी के साथ हैं, एक हम उनको उनके अंदर की डिफरेंसेस नहीं दिखाई देंगे। तो यही बात रॉबर्ट बीरस्टीड समझाना चाहते हैं। अब यहाँ पे प्रकार्यात्मक आधार पे अगर हम देख लें, मैं थोड़ा सा इसको हटा देती हूँ क्योंकि समझाने में दिक्कत होगी। ओके। प्रकार्यात्मक आधार की बात करें तो इसमें गिडिंस और गिलीन का नाम आता है। इन लोगों ने कहा था कि जो समूह होता है वो समाज के लिए किसी न किसी फंक्शन के लिए, किसी न किसी कार्य करने के लिए ही समूह का निर्माण होता है। अगर ये एक ग्रुप है तो ये समाज में कुछ न कुछ फंक्शन करता है, सभी मिल के इसके कुछ प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। तो इसकी समर्थन जो है वो गिडिंस ने किया है और गिलीन ने किया है। अब बात संदर्भ समूह की करते हैं तो ये आकांक्षा के आधार पे होता है। ये भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा कि संदर्भ समूह जो होता है इसका आधार क्या होता है। तो ये आकांक्षा के आधार पे हम संदर्भ समूह को समझते हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है ये मर्टन के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पे मर्टन ये कहते हैं कि संदर्भ समूह जो होता है ये अपने, अगर जो हमारा खुद का अपना ग्रुप है, अगर हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति A है और वो इस समूह का सदस्य है, वो जब दूसरा समूह को देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ग्रुप, मान लेते हैं A ग्रुप है, B ग्रुप है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति राम है, राम जो है वो एक ग्रुप का सदस्य है और उसको अपने ग्रुप में, एक ग्रुप में बहुत सारी कमियां दिखाई देती हैं। उसे लगता है कि जो हमारा ग्रुप है उसमें ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है, बहुत सारी कमियां दिखाई देती हैं।
उसको जो बी ग्रुप है उसमें वो सारी जो कमियां हैं वो नहीं दिखाई देती हैं। उसे लगता है कि ये ग्रुप जो है वो बहुत ही अच्छा है। फिर वो चाहता है कि मैं अपने इस ग्रुप से निकल के और काश मैं बी ग्रुप में चला जाऊं या बी ग्रुप जैसा अपने आप को बना लूं। तो ये जो है संदर्भ समूह की अवधारणा होती है कि व्यक्ति जिस ग्रुप में रहता है उसको वो हीन समझता है और फिर वो उससे उच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए वो जो दूसरा संदर्भ समूह होता है उसका सदस्य बनना चाहता है। ये जो मर्टन ने अवधारणा दी थी इसके बारे में स्टाउफर ने भी बात की है और इन्होंने आप लोगों को ये क्लियर होगा अमेरिकन सोल्जर्स की बात किए थे, अमेरिकन सोल्जर्स की बात किए थे और इन्होंने कहा था कि किस प्रकार से जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं उनमें भी संदर्भ जो समूह की अवधारणा है वो देखने को मिलती है। उसी में उन्होंने अध्ययन किया था कि किस प्रकार से वो लोग दूसरे लोगों को देख के और फिर सोचते थे कि हमें अपनी जो परिस्थिति है उसे उच्च करनी चाहिए, हमारी अपने जो ग्रुप हैं उनमें बहुत सारी खामियां देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से ये दो विचारकों का नाम जो है संदर्भ समूह के रेफरेंस में आता है। अब बात करते हैं सामाजिक संबंधों के आधार पे, तो चार्ल्स कूले का नाम आता है और ये आप सभी को पता है कि चार्ल्स कूले ने दो ग्रुप बताया था, प्राथमिक ग्रुप और द्वितीय ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप की अवधारणा चार्ल्स कूले ने दी है और इस चूँकि चार्ल्स कूले का जो प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप की अवधारणा है वो काफ़ी विस्तृत है बुक में दी हुई, तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ इसी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से चार्ल्स कूले ने प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप को डिफाइन किया है और उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, दोनों में प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप में बेसिक अंतर क्या होता है, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और यदि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।